आज रात हम एक ऐसी चीज से शुरुआत कर रहे हैं जो आपको अपने थर्मोस्टेट को एक नए सम्मान की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। मध्ययुगीन सरदार का बेतुका भयानक मनोभ्रम। हम जानेंगे कि रोमन उच्च समाज का भोज नशे में धुत अराजकता से ज्यादा एक सोची समझी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था, और हम सीखेंगे कि वाइकिंग्स के लिए एक टैटू कोई अचानक छुट्टी का निर्णय नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का एक शाब्दिक मानचित्र था। तो इससे पहले कि हम 1000 साल पुराने किले की सीढ़ियों के अंधेरे पेचीदा रहस्यों में गोता लगाए, एक रोमन दावत की अजीब सामाजिक राजनीति में उतरें और एक इलियरियन राजा के आखिरी संघर्ष को देखें, एक पल रुककर सहज हो जाइए, आराम से लेट जाइए, धीरे से सांस लीजिए और आज का दिन यूं ही पिघलने दीजिए। कृपया वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, लेकिन तभी जब आपको वास्तव में यह पसंद आए जो मैं यहां करता हूं। यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि दुनिया भर से कौन हमसे जुड़ रहा है। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके लिए अभी क्या समय हो रहा है। अब रोशनी धीमी कर दें, शायद एकदम सही सहारे के लिए अपने सिर के नीचे एक तकिया रख लें और आइए आज रात की इस यात्रा में आराम से एक साथ आगे बढ़े। क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पुराने पत्थर के महल में प्लम्बिंग की स्थिति कैसी थी? क्या यह सिर्फ फर्श में एक छेद था? और क्या पहला महल वास्तव में सिर्फ एक विशाल मिट्टी के ढेर पर जल्दबाजी में बनाया गया लकड़ी का मचान था? अगर आपको किसी रोमन अभिजात वर्ग के घर से रात्रि भोज का निमंत्रण मिला, तो क्या आपसे नशे में चूर होकर उल्टी करने की अपेक्षा की जाती थी? या ये बाद के लेखकों का बुरा पीआर था? और एक वाइकिंग महिला के लिए क्या टैटू बनवाना शादी से भी ज्यादा गंभीर था? उसके पूरे जीवन का एक स्थायी दर्दनाक मानचित्र। ये लोग आराम के लिए नहीं जी रहे थे, वे अस्तित्व, सामाजिक स्थिति और मनोभ्रम के लिए जी रहे थे। हर पत्थर, हर रूम और हर डिनर कोर्स एक रणनीतिक विकल्प था। आज रात हम उनके गहरे डर और जंगली महत्वाकांक्षाओं पर लगे लोहे के फाटक को पीछे खींचने जा रहे हैं। अध्याय 1, पहला महल। एक स्थापत्य संबंधी माफी। तो आपको बधाई, आप अभी अभी 1100 ईस्वी के आसपास जागे हैं। आप एक उभरते हुए कुलीन व्यक्ति हैं और आप अपना पहला महल बनाने वाले हैं। मिड लाइफ संकट के स्थापत्य समतुल्य के लिए तैयार हो जाइए। आपको अपने नए घर की चाबियां अभी अभी सौंपी गई हैं। एक ऊंची शानदार संरचना जो धन और स्थायी शक्ति की चीखती है। लेकिन पहला पत्थर रखे जाने से पहले आपका नया मध्ययुगीन पड़ोस एक पोस्टकार्ड की तरह कम और एक खराब डिजाइन वाले किंडरगार्टन प्रोजेक्ट की तरह ज्यादा दिखता था। ये रफ, तैयार और स्पष्ट रूप से शर्मनाक मोट और बेली महल का युग था। ये मोट और बेली डिजाइन जो 10वीं शताब्दी से यूरोप में उभरा मध्य युग का शुरुआती महल था। ये तेज, अपेक्षाकृत सस्ता था और शुरुआती सामंती सरदार की चिंता को पूरी तरह से पकड़ लेता था। इतना शक्तिशाली कि बचाव किया जा सके, लेकिन इतना अस्थायी कि ये लगे कि आपने
अभी तक पूरी तरह से प्रतिबद्धता नहीं जताई है। स्थापत्य दृष्टि की कल्पना करें। एक लकड़ी का या पत्थर का बुर्ज एक ऊंचे मिट्टी के काम पर टिका हुआ है, जिसके बगल में एक संरक्षित आंगन है। यह भव्य लगता है, लेकिन एक नए सामंती सरदार के लिए यह संरचना एक अनंत स्मारक बनाने के बजाय एक त्वरित फुटहोल्ड हासिल करने के बारे में ज्यादा थी। जब नॉर्मन्स ने 1026 के आक्रमण के बाद इसे इंग्लैंड और वेल्स में पेश किया, तो उनके पास 10 साल के पत्थर के प्रोजेक्ट्स के लिए समय नहीं था। उन्हें तत्काल डरावनी उपस्थिति की जरूरत थी। ये तात्कालिक शक्ति थी जिसे मिट्टी के ढेर और कुछ सौ लट्ठों में पहुंचाया गया था। ये एक ताजे जीते गए या नए अधिग्रहित क्षेत्र पर एक नई भारी सत्ता स्थापित करने का सबसे तेज तरीका था। जैसे एक बहुत तेज, बहुत सशस्त्र पॉपअप दुकान स्थापित करना। मोट और बैली का समग्र एहसास क्रूर कार्यक्षमता, ब्रूटल फंक्शनैलिटी का था। इसे कभी भी आरामदायक बनाने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य रक्षात्मक दक्षता था, न कि ओपन प्लान लिविंग। पूरे स्थल को एक सुरक्षात्मक खाई और नुकीली बाड़, पैलिसेड से घेरा गया था, ताकि किसी भी बिन बुलाए मेहमान को धीमा किया जा सके, जिससे पूरा परिसर एक राजसी जागीर, मैजेस्टिक मैनर की तरह कम और एक बहुत गंभीर, बहुत कीचड़ भरी निर्माण स्थल की तरह ज्यादा दिखता था। यह आवश्यकता से पैदा हुआ डिजाइन था, विलासिता से नहीं, और इसने अपना उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा किया, क्योंकि इसमें कम कुशल श्रम की आवश्यकता थी, जिससे ये उन सरदारों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन गया जो जबरन किसान श्रम, फोर्स्ड पेजेंट लेबर का उपयोग कर सकते थे। आप, नए सरदार, शायद अपने लकड़ी के बुर्ज में हल्की शराब पी रहे हों, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि आपका शानदार डोमेन सिर्फ कुछ मशालों और एक तेज हवा से दूर है, एक बहुत बड़ी आग बनने से। ये एक स्पोर्ट्स कार के बजाय एक विश्वसनीय, थोड़ी जंग लगी पिकअप ट्रक खरीदने के स्थापत्य समतुल्य है। ये काम कर देता है, लेकिन ये किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। अध्याय 2, मिट्टी के पहाड़ की कला, द आर्ट ऑफ द डर्ट माउंटेन। एक आत्मसम्मानित मध्ययुगीन सरदार बनने में पहला आवश्यक कदम मोट का निर्माण था। वह विशाल खड़ी मिट्टी की पहाड़ी, जिस पर आपकी आत्ममूल्य की पूरी भावना शाब्दिक रूप से टिकी होगी। बुलडोजर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरों को भूल जाइए। यह मिट्टी का एक विशाल टीला था, जिसे मेहनती श्रमिकों द्वारा सावधानी पूर्वक ढेर किया गया था, जिनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना था कि आपका किला इतना ऊंचा हो कि आप अपने पड़ोसियों को नीचा दिखा सकें। यह सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, यह एक शक्ति का बयान है। यह एक बयान है जो कहता है, मेरे पास एक शाब्दिक पहाड़ी को सिर्फ एक बात साबित करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त किसान है। इस ऑपरेशन का विशाल पैमाना चौंकाने वाला था। इस तथ्य का प्रमाण कि मध्य युग में मानव श्रम वस्तुतः असीमित था। सबसे बड़े मोट, जैसे कि थेटफोर्ड में, का अनुमान है कि उन्हें लगभग 24,000 मानव दिन के काम की आवश्यकता थी, यानी 100 मजदूरों को लगभग 8 महीने तक काम करना पड़ता। छोटे लोगों को भी लगभग 1,000 मानव दिन की आवश्यकता थी, जो एक साधारण मिट्टी के मंच के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मोट निर्माण पूरी तरह से हाथ से किया गया था, जिसमें लकड़ी के फावड़े, गैंती, पिक्स और हाथ की गाड़ियों, हैंड बैरोज जैसे आदिम औजारों का उपयोग किया गया था। उस सारी मिट्टी को
फावड़े दर फावड़े खींच कर एक कृत्रिम पहाड़ी बनाने के लॉजिस्टिकल दुस्वप्न की कल्पना करें जो 100 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। ये निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक श्रमगहन थी, लेकिन इसमें बहुत कम विशेष कौशल की आवश्यकता थी, जिससे ये स्थानीय हाल ही में जीते गए किसानों के जबरन अकुशल श्रम का उपयोग करने के लिए एकदम सही हो गया। ये एक नए सरदार को उसके नए विषयों से परिचित कराने का एक क्रूर रूप से प्रभावी तरीका था। स्वागत है, अब वो पहाड़ी हटाओ। इतिहासकारों का अनुमान है कि एक बड़े मोट को पूरा होने में 4 से 9 महीने लग सकते थे, जो एक समकालीन पत्थर का बुर्ज बनाने में लगने वाले 10 साल तक के विपरीत था। ये गति मोट डिजाइन की प्रतिभा थी। इसने आपको तेजी से एक दुर्जय सैन्य उपस्थिति दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका नया क्षेत्र इससे पहले सुरक्षित हो जाए कि कोई भी पलटवार रैली कर सके। ये नियंत्रण का एक तीव्र थोपना था। नई शक्ति संरचना की एक दृश्यमान चीखती हुई घोषणा। त्वरित निर्माण भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मोट सिर्फ सजावटी नहीं था, ये अत्यधिक कार्यात्मक था। खड़ी तरफें और ऊंचाई इसे एक तत्काल और शक्तिशाली रक्षात्मक स्थिति बनाती थी, जिस पर चढ़ना मुश्किल था और आपके तीरंदाजों के लिए एक प्रमुख फायरिंग क्षेत्र प्रदान करने के लिए पूरी तरह से रखा गया था। ये पहाड़ी कम और असुविधा की एक ऊर्ध्वाधर बाधा ज्यादा थी, लेकिन एक मोट बनाना भौतिकी और प्रकृति के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई थी। आप सिर्फ ढीली मिट्टी को ढेर नहीं कर सकते थे। शीर्ष पर लकड़ी के या पत्थर के बुर्ज को पकड़ने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये स्थिर है, टीले को परत दर परत संकुचित करना पड़ता था। इंजीनियरों और श्रमिकों के लिए ये सिर्फ खुदाई नहीं थी, ये आदिम भू इंजीनियरिंग का एक अभ्यास था, जिसे भारी समय के दबाव और सरदार की नाराजगी के खतरे में किया गया था। एक मोट जो बहुत जल्दी या अनुचित तरीके से बनाया गया था, वह अनिवार्य रूप से ढह जाएगा, बैठ जाएगा या नष्ट हो जाएगा, जिससे गंभीर संरचनात्मक मुद्दे हो जाएंगे। इस निर्माण परियोजना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जैसे जैसे टीला ऊपर उठता गया, यह आपके नए सामंती अधिकार का एक दृश्यमान अकाट्य प्रदर्शन था। आप शाब्दिक रूप से अपने परिदृश्य को अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए बदल रहे थे। जिन लोगों को इसे बनाने के लिए मजबूर किया गया था, अक्सर स्थानीय किसान, उन्हें रोजाना उनकी नई अधीनता की याद दिलाई जाती थी। ये एक पीठ तोड़ने वाली परियोजना थी, उनके जबरन श्रम का एक स्मारक और एक ठंडा संकेत था कि उनके पुराने सरदारों के दिन खत्म हो चुके थे। ये मिट्टी का पहाड़ आपके पूरे सामाजिक और सैन्य जीवन की नींव था। अब जब आपने दुनिया का सबसे प्रभावशाली मिट्टी का ढेर बना लिया है, तो आपको इसे एक शानदार लकड़ी के घर के साथ बंद करने की जरूरत है। अध्याय 3, छड़ियां, कीचड़ और सामंती भव्यता। आपके नई मिट्टी के पहाड़ के ऊपर खतरनाक ढंग से टिका हुआ मूल महल खुद था। एक नुकीली बाड़, पैलिसेड से घिरा एक खुरदरा लकड़ी का किला। यह शुरुआती डिजाइन, जिसे मोट और बैली के नाम से जाना जाता है, स्थायी अधिकार का प्रतीक कम और एक अस्थायी स्थापत्य संबंधी माफी ज्यादा था, जो तेज हवाओं, आग और एक खतरनाक आकाश के प्रति संवेदनशील था। मोट पर मौजूद वास्तविक लकड़ी का बुर्ज सरदार का अंतिम शरण स्थल था, जो छोटा और तंग था,
जो बैली के गिरने पर रक्षा की अंतिम हताश रेखा पेश करता था। ये उदारता से कहें तो एक थोड़ा किलेबंद, अत्यधिक उजागर लॉग कैबिन था। लकड़ी की दीवारें हालांकि जल्दी से बनाई गईं, आग और क्षय के निरंतर मध्ययुगीन खतरों के प्रति भयानक रूप से असुरक्षित थीं। बुर्ज की लकड़ी की वास्तुकला ने एक विरोधाभास प्रस्तुत किया। इसे खड़ा करना तेज था, लेकिन रखरखाव के लिए एक निरंतर सिरदर्द। भारी ओक या अन्य मजबूत लकड़ी को प्राप्त करने और आकार देने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती थी। फिर भी ये सड़न, कीट संक्रमण और सबसे भयावह रूप से आग के प्रति संवेदनशील थी। एक जलता हुआ तीर सरदार के घर को तेजी से एक भयंकर रोशनी में बदल सकता था, जिससे रहने वालों को एक भयानक विकल्प मिलता था: जिंदा जलना या मौत की ऊंचाई से कूदना। आपके लिए सरदार, हर बार जब कोई रसोइया चूल्हा जलाता था या तेज हवा का झोंका लकड़ी को खरखराता था, तो आपकी छाती में चिंता की एक गांठ कस जाती थी। ये वास्तुशिल्प घबराहट, आर्किटेक्चरल पैनिक के निरंतर निम्न श्रेणी के गड़गड़ाहट के तहत रहने वाला जीवन था। इस बीच आधार पर बेली वो जगह थी जहां वास्तविक जीवन की अराजकता सामने आती थी। ये चौड़ा सपाट आंगन एक लकड़ी की नुकीली बाड़, नुकीले लट्ठों की एक ऊंची बाड़ से घिरा हुआ था, और ये हमेशा कीचड़ भरा, शोरगुल वाला और तीखा, पंजेंट था। यहां सामंती जीवन की आवश्यक अराजकता थी। अस्तबल, जहां कीमती युद्ध के घोड़ों को रखा जाता था। एक युद्ध का घोड़ा आसानी से 10 किसानों के लायक था। लोहार 24/7 औजार और हथियार ठोक रहा था। सांप्रदायिक रसोई हमेशा धूम्रपान करती और व्यस्त रहती थी। आपके सैनिकों के गैरिसन के लिए बैरक और अनाज, नमकीन मांस और एले से भरे बड़े भंडार गृह। बेली आपका रसद केंद्र, लॉजिस्टिक्स सेंटर था, और इसकी सुरक्षा सर्वोपरि थी, क्योंकि इसे खोने का मतलब था घेराबंदी के दौरान अपने लोगों को खिलाने और सुसज्जित करने की क्षमता खोना। ये एक कीचड़ भरा, कामकाजी पारिस्थितिकी तंत्र था, जिसे शुद्ध, क्रूर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया था। लकड़ी की भेद्यता का मतलब था कि घेराबंदी के बिना भी बुर्ज के अंदर का जीवन तत्वों के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई था। लकड़ी की दीवारें महान इंसुलेटर नहीं थीं, जिससे विशेष रूप से सर्दियों में निरंतर हवा और ठंड होती थी। छत आमतौर पर फूस या लकड़ी के दाद से बनी होती थी, जिसे रिसाव के खिलाफ निरंतर मरम्मत की आवश्यकता होती थी। एक मध्ययुगीन सरदार जो कथित तौर पर विलासिता और शक्ति के शिखर पर रह रहा था, वास्तव में एक ऐसी जीवन शैली सह रहा था जो एक गौरवान्वित सशस्त्र कैंपिंग ट्रिप की तरह महसूस होती थी। एक शांतिपूर्ण रात और एक रक्षात्मक दुख स्वप्न के बीच का अंतर एक टूटी हुई नुकीली बाड़ की तख्ती या खराब ढंग से लगी आग जैसी साधारण चीज पर टिका हो सकता था। मोट और बेली संरचना ने विभाजन की एक अंतर्निहित भेद्यता भी प्रस्तुत की। यदि बेली का उल्लंघन किया गया था, तो अंदर के लोग, आपूर्ति और जानवर उजागर हो गए थे, जिससे हताश होकर मोट तक पीछे हटना पड़ता था। एक बार छोटे लकड़ी के बुर्ज के अंदर सील होने के बाद सरदार और उसके छोटे दल को पूरी तरह से काट दिया गया था, अनिवार्य रूप से अपने ही अंतिम शरण स्थल में बंधक बना लिया गया था। इस विभाजन का मतलब था कि हमलावरों को केवल 2 लड़ाई जीतनी थी, आंगन और पहाड़ी,
और लकड़ी की संरचना की नाजुकता को देखते हुए बेली के गिरने के बाद आग के साथ बुर्ज पर एक केंद्रित हमला अक्सर एक त्वरित और दुखद अंत का कारण बनता था। ये संरचना इस बात का प्रमाण थी कि उनकी शुरुआती वास्तुकला अभी भी प्रगति पर थी, उनके नए आक्रामक प्रभुत्व का एक शक्तिशाली लेकिन गहरा दोषपूर्ण प्रतीक। आप सुरक्षित थे, हां, लेकिन आप लगातार तीव्रता से इस बात से अवगत थे कि वह सुरक्षा कितनी जल्दी धुएं और राख में बदल सकती है। अध्याय 4, पत्थर के महल का पुनर्जागरण, द स्टोन कासल रेनेसांस। आपको जलते हुए तीरों और लकड़ी की बाड़ की संरचनात्मक अखंडता, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के साथ कुछ नज़दीकी कॉल आए हैं और आपने तय कर लिया है कि बहुत हो चुका है। पत्थर के महल क्रांति में आपका स्वागत है। एक शानदार युग जब हजारों नए बुर्ज अपनी छोटी रक्षात्मक खिड़कियों के साथ कठोर और कार्यात्मक अंग्रेजी परिदृश्य में एक नए स्थायी सामंती अधिकार की भयंकर घोषणा करने लगे। ये अस्थायी लकड़ी और मिट्टी से स्थायी पत्थर की ओर बदलाव प्रतिबद्धता धन और शक्ति के एक पूरी तरह से नए स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। ये वास्तुशिल्प घोषणा थी कि आप और आपका वंश यहां रहने के लिए हैं, एक शाब्दिक भौतिक मार्कर कि आपने आग के खतरों और लगातार सड़ी हुई नुकीली बाड़ के लट्ठों को बदलने से काम पूरा कर लिया है। एक बड़ा पत्थर का महल बनाना एक स्मारक रूप से महंगा उपक्रम था। यह सिर्फ एक वित्तीय विकल्प नहीं था, यह राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक लामबंदी, इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन का एक कार्य था। किंग एडवर्ड द फर्स्ट ने उदाहरण के लिए अकेले वेल्स में अपने महलों पर लगभग 100,000 पाउंड खर्च करके शाही खजानों को लगभग दिवालिया कर दिया, जो उस समय के लिए एक चौंकाने वाली राशि थी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मध्य युग में एक एकल विशाल महल में एक देश के लिए एक पूरे वर्ष के कर राजस्व के बराबर लागत आ सकती थी। ये एक आकस्मिक सरदार के लिए एक परियोजना नहीं थी, ये सबसे धनी कुलीनों या ताज के लिए आरक्षित एक बयान था, राजवंशीय धन का एक गहरा प्रदर्शन। निर्माण लागत ने सुनिश्चित किया कि एक पत्थर का महल एक स्थायी स्थिरता थी, एक संरचना जिसे पीढ़ियों तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि सिर्फ कुछ बारिश के तूफानों तक। निर्माण का समय भी त्वरित मोट और बेली की तुलना में नाटकीय रूप से लंबा था। पत्थर के बुर्ज को आमतौर पर बनने में 10 साल तक लगते थे। कुछ महलों को आकार और जटिलता के आधार पर 2 से 10 साल के बीच की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब था 1 दशक या उससे अधिक के लिए भारी मात्रा में पूंजी, श्रम और संसाधनों को बांधना। सरासर प्रयास बहुत बड़ा था। निर्माण का प्रयास खुद संसाधनों का एक विशाल लामबंदी था, जिसमें लगभग 3000 श्रमिकों को लगाया गया था, जिसमें अत्यधिक विशेष राजमिस्त्री, बढ़ई, खोदने वाले, खदान कर्मी और लोहार शामिल थे, जो सभी एक मास्टर बिल्डर के निर्देशन में काम कर रहे थे। राजमिस्त्री विशेष रूप से मध्ययुगीन दुनिया के रॉक स्टार थे, अत्यधिक भुगतान वाले और अत्यधिक कुशल। पत्थर काटने, वॉल्टिंग और इंजीनियरिंग का उनका ज्ञान एक मजबूत किले और मलबे के ढेर के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। एक बार उठाए जाने के बाद पत्थर की दीवारें आग के लिए लगभग अभेद्य थीं और बैटरी राम और ट्रेब्यूशेज जैसे घेराबंदी हथियारों के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी थीं, जिससे रहने वालों को एक गहरी सुरक्षा की भावना मिलती थी, जो उनके लकड़ी के पूर्ववर्तियों से मेल नहीं खाती थी। ये विशाल पत्थर की बाधा कभी कभी
दर्जनों फीट मोटी उस सजा को अवशोषित कर सकती थी जो किसी भी लकड़ी के बचाव को तोड़ देगी, जिससे सरदार को शांति से सोने की अनुमति मिलती थी, या कम से कम अधिक शांति से, ये जानते हुए कि उसकी संरचनात्मक अखंडता अब एक भाग्यशाली हवा या पानी की बाल्टी वाले किसान की सतर्कता पर निर्भर नहीं थी। हालांकि पत्थर के फायदों के साथ क्रूर व्यापार बंद भी आए। पहला और सबसे तत्काल आराम था। छोटी खिड़कियां या तीर की दरारें एक रक्षात्मक आवश्यकता थी जिसे एक तीर को बाहर जाने देने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन एक हमलावर को अंदर नहीं जाने दिया गया था, जिससे आंतरिक भाग एक लगातार मंद, ठंडा और गूंजने वाला स्थान बन गया। कल्पना कीजिए कि अपने उज्ज्वल, यदि ज्वलनशील लकड़ी के घर का व्यापार एक विशाल, थोड़े नम रेफ्रिजरेटर के अंदर जीवन के लिए कर रहे हैं। पत्थर हालांकि मजबूत है, एक भयानक इंसुलेटर है और विशाल दीवारें बाहर की ठंड को बरकरार रखती हैं, इसे अंदर की ओर विकीर्ण करती हैं। बुर्ज का आंतरिक भाग हवा के झोंकों, निरंतर ठंड और एक निरंतर निम्न श्रेणी की आर्द्रता की दुनिया थी जो आपकी हड्डियों में बसती थी। महान हॉल हालांकि प्रभावशाली थे, उन्हें गर्म करना मुश्किल था, जो विशाल अंगीठी पर निर्भर थे, जो केवल तत्काल आसपास को ही गर्म करते थे। इन पत्थर के राक्षसों के निर्माण की सरासर रसद चुनौती ने भी उनके गंभीर माहौल में योगदान दिया। चूंकि परिवहन पूरी तरह से मसौदा जानवरों और मानव श्रम द्वारा किया गया था, स्थानीय खदान स्थलों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण था। यदि उपयुक्त पत्थर पास में नहीं था तो लंबे, बिना पक्की मध्ययुगीन सड़कों पर सामग्री को खींचने में शामिल लागत और समय घातीय रूप से बढ़ गया। साइट खुद वर्षों तक एक शोरगुल वाला, खतरनाक और अराजक गतिविधि का केंद्र बन गया। अंतिम उत्पाद एक किला था जिसे एक सक्रिय सैन्य मशीन बनने के लिए डिजाइन किया गया था। हर विशेषता का एक उद्देश्य था। उनके क्रेनिलेशंस, लड़ाई के मैदानों का ऊपर नीचे पैटर्न के साथ ऊंची पर्दे की दीवारें, कर्टन वॉल्स, तीरंदाजों के लिए कवर प्रदान करती थीं। टावरों ने दीवारों की लंबाई के साथ फ्लैंकिंग आग की पेशकश की और केंद्रीय बुर्ज अंतिम खाई पकड़ था। इन पत्थर की संरचनाओं का कठोर, डराने वाला रूप पूरी तरह से उन सामंती अधिकार के कठोर, असहिष्णु स्वभाव को दर्शाता था जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। पत्थर का महल शानदार पार्टियों की मेजबानी करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे जीवित रहने, डराने और पीढ़ियों तक चलने के लिए बनाया गया था। ये गर्मी और प्राकृतिक प्रकाश की कीमत पर खरीदी गई अंतिम स्थापत्य शक्ति का प्रदर्शन था। अध्याय 5, गुरुत्वाकर्षण का अवैतनिक अंगरक्षक, द अनपेड बॉडीगार्ड ऑफ ग्रेविटी। आपके नए पत्थर के किले के लिए रक्षा की पहली और सबसे सस्ती रेखा स्थान थी। जब आप गुरुत्वाकर्षण को अपने लिए मुफ्त में काम करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो अतिरिक्त गार्ड का भुगतान क्यों करें? आपका विशाल महल एक खड़ी, दुखद पहाड़ी के ऊपर बैठता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आगे बढ़ने वाला हमलावर आपके मुख्य द्वार को देखने से बहुत पहले ही साहस और गरिमा दोनों खोकर थकाऊ चढ़ाई शुरू कर देता है। ये अपने बेहतरीन रूप में मध्ययुगीन सैन्य रणनीति है। अपने मानव निर्मित बचावों को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक इलाके का फायदा उठाना। आदर्श महल स्थल एक चट्टानी विस्तार, एक विशाल पहाड़ी या एक नदी में एक रणनीतिक मोड़ पर था जो हमलावरों के दुख को बढ़ाने के लिए भूगोल का उपयोग करता था। ऊंचाई का लाभ बहुआयामी है जो पहाड़ी को आपके महल की रक्षा का अनसंग हीरो बनाता है। सबसे पहले ये एक धीमी,
ऊपर की ओर चढ़ाई को मजबूर करता है, जो भारी कवच में पुरुषों को सगाई शुरू होने से बहुत पहले थका देता है। एक चट्टानी असमान ढलान पर 50 से 80 पाउंड स्टील का कवच पहने हुए एक हमलावर जल्दी से ऊर्जा से वंचित हो जाता है, जिससे वे धीमे, कम सटीक और गर्मी से थकावट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खड़ी ढलान एक अनुशासित सिंक्रोनाइज्ड चार्ज को लगभग असंभव बना देती है। हमलावर हवा में अव्यवस्थित और पहले से ही घेराबंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए पहुंचते हैं। ये पूरी तरह से जमीन द्वारा प्राप्त एक जीत है। दूसरा, ऊंचाई रक्षकों को एक विशाल गुरुत्वाकर्षण लाभ प्रदान करती है, जो सरलतम वस्तुओं को भी घातक मिसाइलों में बदल देती है। गिरने वाले पत्थरों से लेकर छोड़ी गई लकड़ी तक सब कुछ नीचे की ओर महत्वपूर्ण गति प्राप्त करता है, जिससे ये क्षैतिज रूप से फेंके जाने की तुलना में कहीं ज्यादा घातक हो जाता है। और जबकि बाद के महलों में बड़े पत्थरों को गिराने के लिए विस्तृत मैचिकुलेशंस की सुविधा थी, साधारण तथ्य ये है कि लड़ाई के मैदानों से धकेली गई कोई भी चीज खड़ी ढलान से तेज हो जाएगी। भले ही आपके पास गोला बारूद खत्म हो जाए, आप उन चीजों को फेंकने का सहारा ले सकते हैं जो आप अब और नहीं चाहते हैं। मध्ययुगीन कूड़े को मिसाइल युद्ध के एक रूप में बदल सकते हैं। आपने अनिवार्य रूप से पूरी पहाड़ी को हथियारबंद कर दिया है। तीसरा, खड़ी कोण हमलावरों के लिए घेराबंदी टावरों या भारी बैटरी राम का प्रभावी ढंग से उपयोग करना लगभग असंभव बना देता है, जिसके लिए गतिशीलता और संचालन के लिए अपेक्षाकृत सपाट स्थिर जमीन की आवश्यकता होती है। ढीली चट्टान के 45 डिग्री कोण पर एक विशाल लकड़ी के टावर को रोल करना बस संभव नहीं है। पहुंच की ये कमी दुश्मन को कम प्रभावी, जोखिम भरी रणनीति का सहारा लेने के लिए मजबूर करती है, जैसे दीवारों को कमजोर करना, सैपिंग, या थकाऊ लंबे समय तक बमबारी। ये दोनों आपको रक्षक को योजना बनाने और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए अधिक समय देते हैं। इसके अलावा एक प्राकृतिक चट्टान की नींव पर निर्माण ने मोट और बेली युग के मानव निर्मित मिट्टी के टीलों की तुलना में बेहतर संरचनात्मक स्थिरता प्रदान की। आपका पत्थर का बुर्ज समय के साथ शिफ्ट, बसने या ढहने की संभावना कम थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि निर्माण के वर्ष संरचनात्मक रूप से अस्थिर नींव पर बर्बाद नहीं हुए थे। ये ठोस आधारशिला विशाल पत्थर की दीवारों के लिए आवश्यक भारी गहरी नींव को एंकर करने के लिए महत्वपूर्ण थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि महल सदियों के मौसम और युद्ध का सामना कर सके। हमलावर के लिए चढ़ाई एक गारंटीकृत दुस्वप्न थी। न केवल वे एक ऐसी चढ़ाई का सामना कर रहे थे जिसकी तुलना रेफ्रिजरेटर पहने हुए चढ़ाई पर मैराथन दौड़ने से की जा सकती थी, बल्कि वे ऊंची, सुरक्षित लड़ाई के मैदानों से तीरों और क्रॉसबो बोल्ट की एक निरंतर, अनुशासित ओलों के सामने ऐसा कर रहे थे। रक्षक का ऊर्जा व्यय न्यूनतम था। उन्हें बस नीचे की ओर निशाना साधना और फिर से लोड करना था। नीचे स्थिर, धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों का फायदा उठाना। हमलावर की थकावट, जोखिम और दृष्टिकोण की कठिनाई ने पहाड़ी को सबसे प्रभावी और सबसे सस्ता रक्षात्मक तत्व बना दिया जिसके लिए आप संभवतः पूछ सकते थे। पहाड़ी सिर्फ बनाने के लिए एक जगह नहीं थी, ये एक पूर्वाभासी मनोवैज्ञानिक हथियार था जिसने पहला सच्चा वार किए जाने से पहले दुश्मन की लड़ने की इच्छा को मिटा दिया। ये आलसी, शानदार रक्षा का अंतिम प्रदर्शन है। परिदृश्य को भारी उठाने देने के दौरान
आप बस वापस खड़े रहें और अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी। अध्याय 6, सुविधाओं से ऊपर सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स ओवर एमेनिटीज। मध्ययुगीन शक्ति के भव्य रंगमंच में आपके महल के लिए केवल कार्यात्मक होना पर्याप्त नहीं था, इसे भव्यता और सरासर सौंदर्य प्रभुत्व की चीखना पड़ा। कभी कभी इसका मतलब था कि छोटी मोटी चिंताओं पर वाह कारक को प्राथमिकता देना, जैसे आप जानते हैं, ताजा पानी। एक वास्तव में शानदार पत्थर का महल एक डरावनी नाटकीय दलदल को देखते हुए एक धुंधली चट्टान के किनारे पर खतरनाक ढंग से चिपका हो सकता है, इसलिए नहीं कि यह सबसे रक्षात्मक जगह है, बल्कि इसलिए कि यह पूर्ण भयावह शक्ति जैसा दिखता है। यह एक साधारण किले और बयान किले के बीच का अंतर है। शक्ति दिखाने पर यह ध्यान न कि सिर्फ इसे रखने पर सामंती अनुबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महल सरदार का व्यक्तिगत बिलबोर्ड था, जो उसके धन, उसकी वंशावली और ऐसी आश्चर्यजनक मुश्किल संरचना बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों को कमांड करने की उसकी क्षमता की घोषणा करता था। शानदार चिनाई सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, यह प्रत्यक्ष उपभोग था। हर नक्काशीदार पत्थर और हर ऊंची पर्दे की दीवार आसपास के किसानों और प्रतिद्वंद्वी कुलीनों के लिए एक स्थायी अकाट्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी। ये मेरी भूमि है और मैं श्रेष्ठ हूं। सरासर पैमाना और जटिल काम सामाजिक स्थिति और पागल धन का एक डराने वाला प्रदर्शन था, एक दृश्य तर्क कि आप विशेष रूप से शासन करने के लायक क्यों थे। हालांकि एक शानदार स्थान चुनने के साथ अक्सर विशाल रसद सिरदर्द आते थे, जिसने सुनिश्चित किया कि सरदार हमेशा असहज था। एक खड़ी चट्टान या चट्टानी शिखर पर एक महल बनाने का मतलब था कि सभी सामग्री, पत्थर का हर ब्लॉक, सीमेंट का हर बैरल, लकड़ी का हर टुकड़ा को क्रूर बल द्वारा चढ़ाई पर खींचना पड़ता था। इसके लिए अस्थायी पहुंच सड़कों, रैंप का निर्माण और आदिम चरखी और चरखी का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो निर्माण में शामिल समय और श्रम को कई गुना बढ़ा देता था। यदि आपने पास के आसानी से सुलभ ताजे पानी के स्रोत, जैसे पहाड़ी के आधार पर एक झरना या कुआं पर एक दृश्य को प्राथमिकता दी, तो आपको दूर की नदी या दलदल से साल भर पानी खींचने के दैनिक साल भर के दुख का सामना करना पड़ा। इस काम ने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से काफी जनशक्ति और ऊर्जा छीन ली और घेराबंदी के दौरान एक महत्वपूर्ण भेद्यता थी, क्योंकि दुश्मन को आपकी आपूर्ति को बंद करने के लिए केवल पहाड़ी के नीचे को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये उजागर चट्टान के किनारे के स्थान अक्सर क्रूर अथक हवाओं और नम चिरस्थायी कोहरे के अधीन थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आंतरिक भाग लगातार ठंडा, नम और असहज था। पत्थर की दीवारें मोटी लेकिन अछूती होने के कारण विशाल थर्मल द्रव्यमान के रूप में कार्य करती थीं, जो सर्दियों के दौरान ठंड को आंतरिक भाग में विकीर्ण करती थीं और हवा को लगातार चिपचिपा रखती थीं। फफूंदी और संरचनात्मक नमी के खिलाफ अंतहीन लड़ाई की कल्पना करें। आप सरदार, आपके सोलारियम निजी कक्ष से घाटी का एक लुभावनी दृश्य हो सकता है, लेकिन आप शायद सर्दी के एक स्थायी मामले से भी लड़ रहे हैं और आपका टेपेस्ट्री संग्रह लगातार क्षय के जोखिम में है। महल एक सुंदर विरोधाभास बन गया, अछूत शक्ति का एक प्रतीक जिसने निरंतर मामूली दुख का जीवन प्रदान किया। विशाल
गूंजने वाले महान हॉल को गर्म रखना लगभग असंभव था, जिससे लोगों को बड़े केंद्रीय चूल्हों के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप धुएंदार हवा और असमान हीटिंग हुई। आपके शरीर का एक किनारा भून रहा होगा जबकि दूसरा सक्रिय रूप से जम रहा था। गोपनीयता मौजूद नहीं थी। हॉल एक शोरगुल वाला सांप्रदायिक स्थान था, जो महल के अलग थलग स्थान द्वारा निहित शांत एकांत से बहुत दूर था। फिर भी सरदार ने यह सब सहन किया। उन्होंने हवा के झोंकों, ठंड, नम पत्थर की गंध और रसद दुस्वप्न को सहन किया। यह सब इसलिए कि धुंधली चट्टान के किनारे पर वह भयावह नाटकीय सिलुट अंतिम बयान देता था। मेरा डर और मेरा अहंकार आराम के लिए मेरी जरूरत से बड़ा है। आप अपने अहंकार के लिए एक शानदार, नाटकीय और लगातार हवादार स्मारक के अंदर रह रहे हैं। अध्याय 7, खाई का मनोवैज्ञानिक युद्ध, द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफ द मोट। आइए नाटकीय हवादार चट्टान के किनारे से आगे बढ़ते हैं और उस वास्तविक, तत्काल और पूरी तरह से गंदी रक्षात्मक वास्तविकता को संबोधित करते हैं जो किसी भी हमलावर का इंतजार करती है। इससे पहले कि कोई आक्रमणकारी आपके शानदार चिनाई पर हाथ रख सके, उन्हें विनम्र लेकिन क्रूर रूप से प्रभावी खाई मोट से जूझना पड़ता था। आपके महल की दीवारों के चारों ओर ये चौड़ी गंदी खाई कोई प्राचीन सजावटी नहर नहीं थी। ये स्थिर पानी, कीचड़ और एक गंदी तीखी गंध से भरा एक मनोवैज्ञानिक हथियार था, जिसे आपको एक क्रॉसबो उठाने से पहले ही हमलावर के मनोबल को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। खाई ने 3 महत्वपूर्ण समान रूप से दुखद कार्य किए, जिससे ये सिर्फ एक बड़ी खाई से कहीं ज्यादा हो गई। सबसे पहले ये एक भौतिक बाधा थी, जिसने हमलावरों को पानी और कीचड़ के पार भारी चढ़ाई की सीढ़ियां या घेराबंदी उपकरण ले जाने के लिए मजबूर किया, जिससे वे धीमे उजागर लक्ष्य बन गए। खाई की चौड़ाई ने सुनिश्चित किया कि एक अच्छी तरह से निशाना साधा गया कूद भी मूर्खता थी, और इसे चट्टानों या मलबे से जल्दी भरने का कोई भी प्रयास लड़ाई के मैदान से आग की एक घातक बारिश से मिला था। दूर के किनारे का सरासर कोण अक्सर खड़ी और कीचड़ से फिसलन भरा मतलब था कि पत्थर की दीवार तक पहुंचना भी एक हताश, ऊर्जा चूसने वाला संघर्ष था। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण, खाई एक आवश्यक खुदाई स्रोत थी। खाई बनाने के लिए खोदी गई पृथ्वी का उपयोग अक्सर मुख्य दीवार के बाहर एक मिट्टी का तटबंध या रैम्पर्ट, जिसे ग्लेशियस या काउंटर स्कार्प के रूप में जाना जाता है, बनाने के लिए किया जाता था, जो हमलावर को साफ करने के लिए ऊंचाई और कोण को और बढ़ाता था। इसका मतलब था कि खोदी गई मिट्टी की हर बाल्टी आपके महल को अधिक रक्षात्मक बनाती थी। खाई एक अलग विशेषता नहीं थी। ये एक गतिशील, आपसी रूप से मजबूत रक्षात्मक प्रणाली का हिस्सा थी। लेकिन तीसरा और सबसे भीतरी गंदगी थी। खाइयों को सौंदर्य शास्त्र के लिए साफ, हवादार या बनाए नहीं रखा गया था। उन्हें बारिश के पानी, स्थिर अपवाह, कीचड़ और अक्सर महल के अपने कचरे से भरने के लिए छोड़ दिया गया था। जबकि लोकप्रिय किंवदंती बताती है कि उन्हें एक जैविक हथियार बनाने के लिए सक्रिय रूप से मानव सीवेज से भरा गया था, वास्तविकता सरल और कहीं ज्यादा घिनौनी है। पानी स्वाभाविक रूप से एक सड़ा हुआ स्थिर जैव खतरा बन गया। कीचड़ की मोटी परत, कीचड़, क्षय और कौन जाने क्या का एक मैला अस्वच्छ कॉकटेल एक बड़ा निवारक था। गंध अकेली दलदली गैस, सीवेज
और विघटित कार्बनिक पदार्थ की वो अपवित्र सुगंध एक अनुभवी भाड़े के सैनिक को अपने जीवन के विकल्पों पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त थी। एक आक्रमणकारी जो सफलतापूर्वक तैरकर या तैरकर पार करने में कामयाब रहा, वो भयानक महकदार गंदगी में ढका हुआ, कांपता हुआ और तुरंत बीमारी और संक्रमण के जोखिम में बाहर निकलेगा। मध्ययुगीन चिकित्सा जो थी, उसे देखते हुए खाई को पार करने से एक साधारण कट किसी भी तीर के घाव की तुलना में कहीं ज्यादा दुर्बल करने वाला और अक्सर घातक संक्रमण का कारण बन सकता था। उनका कवच अब कीचड़ और पानी से भारी, रगड़ खाएगा और आंदोलन को प्रतिबंधित करेगा, जिससे अंतिम हमला एक शारीरिक पीड़ा बन जाएगा। ये परम मनोवैज्ञानिक बाधा है। मध्ययुगीन सीवेज और कीचड़ का एक अपवित्र मिश्रण जो महल के पास जाने के कार्य को ही एक दुखद, संभावित घातक प्रस्ताव में बदल देता है। खाई वास्तव में मध्य युग की सबसे सस्ती, सबसे बदबूदार कीटाणु युद्ध, जम वॉरफेयर का रूप थी। अब अगर वे किसी तरह दलदली, तीखे बपतिस्मा से बचने का प्रबंधन करते हैं, तो उन्हें अगले चरण का सामना करना पड़ता है, अधिकतम पछतावे का गलियारा। अध्याय 8, अधिकतम पछतावे का फाटक घर, द गेट हाउस ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट। यदि एक हमलावर बल आपकी गंदी खाई और जर्जर पुल, ड्रॉब्रिज को पार करने में सफल हो जाता है, तो वे जानवर के पेट में प्रवेश करते हैं। फाटक घर सुरंग, गेट हाउस टनल, एक गलियारा जिसे अधिकतम पछतावे के लिए डिजाइन किया गया है। ये जटिल पत्थर का हॉलवे सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, ये एक बहुस्तरीय मौत का जाल था, एक संकीर्ण, कठोर चोक पॉइंट जिसने हमलावरों को वध के एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में फंसा दिया। फाटक घर मध्ययुगीन महल की रक्षा का एकमात्र सबसे विस्तृत और महंगा टुकड़ा था। अनिवार्य रूप से मुख्य दीवारों के भीतर एक छोटा आत्मनिर्भर किला, एक अत्यधिक हथियारबंद स्वागत चटाई। जैसे ही हमलावर अंदर भागते हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने मुख्य रक्षा का उल्लंघन किया है, वे पुल को पार करते हैं, जिसे खुद एक महत्वपूर्ण दोष के साथ डिजाइन किया गया है। गेट के ठीक सामने एक गैप या गड्ढा, ताकि अगर पुल बहुत तेजी से गिराया जाता है तो कोई भी आ रहा सैनिक एक खाई में गिर जाता है। एक बार उससे आगे निकलने के बाद वे उदास, गूंजने वाली पत्थर की सुरंग में प्रवेश करते हैं। तुरंत विस्तृत जाल खुल जाता है। एक विशाल पोर्टकलिस, एक भारी, लंबवत फिसलने वाली लकड़ी या लोहे की जाली, एक भयानक, गूंजने वाली आवाज के साथ उनके पीछे जल्दी से गिरा दी जाती है, जिससे प्रवेश द्वार सील हो जाता है। ये आशा के वाष्पीकरण की आवाज है। तुरंत बाद एक दूसरी पोर्टक्युलिस या प्रबलित लकड़ी का दरवाजा उनके सामने बंद हो जाता है, जिससे हमलावर एक पत्थर के हॉलवे में सील हो जाते हैं, जिसे किलिंग ग्राउंड या मौत का गलियारा कहा जाता है। वे अब एक ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जो मुड़ने के लिए बहुत संकीर्ण है, स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत अंधेरी है और उनके विनाश के लिए पूरी तरह से इंजीनियर है। एक बार फंसने के बाद असली मजा शुरू होता है। सुरंग की दीवारें और छतें छोटे उद्घाटन और भयावह रूप से प्रभावी विशेषताओं से भरी हुई हैं। छत में मर्डर होल में वो ट्रियरिस से रक्षक नीचे पैक की गई भीड़ पर तीर, क्रॉसबो बोल्ट, उबलता पानी, गर्म रेत या भारी पत्थरों की एक विनम्र बारिश कर सकते थे। मर्डर होल को सीमित स्थान के कवरेज को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक कोण दिया गया था। हमलावर
संकीर्ण मार्ग में कंधे से कंधा मिलाकर पैक किए गए प्रभावी ढंग से अपने हथियार नहीं चला सकते थे और उनकी बड़ी ढालें सीधे ऊपर से आने वाले हमले के खिलाफ बेकार थीं। रक्षक एक नियंत्रित वातावरण में काम कर रहे थे, शांत रूप से मार अनुक्रम को क्रियान्वित कर रहे थे। उबलते पानी की गर्मी या गर्म रेत का भीषण दर्द भारी पीड़ा का कारण बनेगा। शोर चीखें, गिरते पोर्टक्यूलिस की झंझनाहट, चट्टानों की धमक बहरा करने वाला और गहरा मनोबल गिराने वाला होगा। ये पत्थर का हॉलवे एक मध्ययुगीन मास ग्राइंडर बन गया, एक छोटा क्रूर सबक कि आप कभी भी महल के सामने के दरवाजे से क्यों नहीं भागते हैं। दुख में जोड़ने के लिए कभी कभी फाटक घर में आंतरिक गार्डरूम शामिल होते थे, जहां से रक्षक संकीर्ण संरक्षित दरारों के माध्यम से सीधे गलियारे में गोलीबारी कर सकते थे, जिससे एक घातक क्रॉस फायर बनता था। हमलावर सिर्फ महल से नहीं लड़ रहा था, वो अंतरिक्ष की वास्तुकला से लड़ रहा था, जिसे उसके कवच और हथियारों को बेकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। फाटक घर एक पत्थर से बनी गारंटी थी कि बाहरी बचावों का कोई भी सफल उल्लंघन तुरंत आक्रमणकारियों के लिए अधिकतम पछतावे, मैक्सिमम रिग्रेट का कारण बनेगा। अध्याय 9, दक्षिणावर्त पहेली, द क्लॉकवाइज कनंड्रम। आप किसी तरह खाई, फाटक घर और मानव पछतावे के गलियारे से बचकर निकल गए हैं और अब आप अंतिम चुनौती का सामना कर रहे हैं, टावर की आंतरिक सीढ़ी पर चढ़ना। आप शायद ये महसूस न करें जब आप अपने थके हुए शरीर और भारी कवच को चिकने पत्थर के ऊपर खींचते हैं कि संकीर्ण असमान पत्थर की सीढ़ियां एक चतुर दक्षिणावर्त सर्पिल क्लॉकवाइज स्पाइरल में ऊपर की ओर मुड़ती हैं। ये छोटा सा वास्तुशिल्प विवरण लागत प्रभावी रक्षात्मक इंजीनियरिंग का एक शानदार टुकड़ा है, जो एक साधारण सीढ़ी को रक्षकों के लिए एक विशाल रणनीतिक लाभ में बदल देता है। एक दाएं हाथ के हमलावर के लिए और मध्ययुगीन सैनिकों का विशाल बहुमत दाएं हाथ का था, दक्षिणावर्त सर्पिल एक क्रूर अक्षम बाधा है। जैसे ही आप चढ़ते हैं, सीढ़ी का केंद्रीय न्यूवल पोस्ट या स्तंभ आपकी दाहिनी ओर स्थित होता है। यह केंद्रीय स्तंभ आपकी तलवार या कुल्हाड़ी के साथ एक पूर्ण शक्तिशाली व्यापक स्विंग लेने की आपकी क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है, जिससे आपको छोटे अजीब जाप का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपकी सबसे शक्तिशाली प्रभावी हथियार भुजा लगातार पत्थर से टकरा रही है, जिससे आपके हमले की शक्ति और पहुंच छीन ली जा रही है। इसके विपरीत रक्षक आपके ऊपर खड़ा होकर और उतरता हुआ अपनी बाईं ओर न्यूवेल पोस्ट रखता है। ये उनकी प्रभावी दाहिनी भुजा को एक पूर्ण अबाधित चाप में नीचे की ओर झूलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देता है, जिससे हर एक कदम पर एक स्पष्ट नाटकीय लाभ बनता है। ये एक शानदार विशेषता है जो मानव शरीर के मूलभूत बायोमैकेनिक्स का फायदा उठाती है। चीजों को बदतर बनाने के लिए ये सीढ़ियां अक्सर जानबूझकर संकीर्ण, असमान और रणनीतिक रूप से कम छत वाली होती थीं। संकीर्णता ने हमलावरों को एकल फाइल में मजबूर किया, एक बड़ी इकाई की शक्ति को अमान्य कर दिया और चढ़ाई को एक पर एक द्वंद्वों की एक श्रृंखला में बदल दिया। सीढ़ियां खुद शायद ही कभी एक समान थीं। वे अक्सर असमान रिसर्च और ट्रेड्स के साथ बनाए गए थे। किसी के लिए भी जो टावर की लय से परिचित नहीं था, एक सूक्ष्म ट्रिपिंग खतरा। कम छत पत्थर को बचाने के लिए डिजाइन की गई, अक्सर हमलावरों को झुकने या झुकने के लिए मजबूर करती थी, जिससे गर्दन के असुरक्षित हिस्से या सिर को नीचे उतरने वाले वार के सामने उजागर किया जाता था।
पूरी चढ़ाई को क्लॉस्ट्रोफोबिक, अंधेरा और शारीरिक रूप से कर लगाने वाला दुख होने के लिए डिजाइन किया गया था। सीढ़ी सिर्फ फर्श से फर्श पर जाने का एक तरीका नहीं थी, ये एक निरंतर, थका देने वाला और गहरा पक्षपाती हत्या क्षेत्र था जो उस आदमी के पक्ष में था जिसने इसे डिजाइन किया था। इस चतुर वास्तुशिल्प विशेषता ने मूलभूत शरीर विज्ञान का उपयोग एक मुफ्त स्थायी अंगरक्षक के रूप में किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि रक्षा की अंतिम पंक्ति सूक्ष्म और क्रूर रूप से प्रभावी दोनों थी। अध्याय 10, सरदार की मनोभ्रमी उत्कृष्ट कृति, द लॉर्ड्स पैरानॉइड मास्टरपीस। अंत में एक धनी सरदार अपने ऊंचे परकोटे पर खड़ा है, अपने नए किलेबंद डोमेन का सर्वेक्षण कर रहा है। यह शानदार पत्थर की संरचना पुराने लकड़ी के किले की तुलना में 1000 गुना मजबूत, उसकी उच्च सामाजिक स्थिति की एक अकाट्य नक्काशीदार अभिव्यक्ति है। यह दर्शकों के लिए बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन इसके दिल में एक महल एक आदमी के मनोभ्रमी धन और डर के एक शानदार स्मारक से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी रक्षात्मक प्रणाली, मोट, खड़ी पहाड़ी, गंदी खाई, हत्या मैदान, फाटक घर और घुमावदार सीढ़ियां लोगों को अनिश्चित काल तक बाहर रखने के बारे में नहीं है, ये समय खरीदने के बारे में है। मध्ययुगीन सरदार एक क्रूर सच्चाई को समझते थे। पर्याप्त संसाधनों और समय के साथ एक वास्तव में दृढ़ सेना लगभग किसी भी रक्षा का उल्लंघन कर सकती थी। महल का वास्तविक अंतर्निहित मूल्य अपरिहार्य को विलंबित करने की उसकी क्षमता में निहित था, जब तक कि सुदृढ़ीकरण नहीं आ सकता था, जब तक कि घेरने वाली सेना की आपूर्ति खत्म नहीं हो जाती थी, या जब तक कि वे मध्ययुगीन घेराबंदी के अविश्वसनीय रूप से महंगे और थकाऊ काम को जारी रखने की इच्छा खो नहीं देते थे। अपनी पत्थर जैसी स्थायित्व के साथ ऊंचा बुर्ज एक स्पष्ट संकेत भेजता था, मैं अमीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं और मैं यहां 6 महीने तक सूखे बीन्स खाने के लिए तैयार हूं, जब तक कि आप सब घर नहीं चले जाते। अटूट धीरज का ये प्रक्षेपण महल का सच्चा उद्देश्य था। ये शुद्ध आक्रामक जड़ता में एक विशाल दशक भर का निवेश था। ये मध्ययुगीन दुनिया की अराजकता के खिलाफ एक अरबों डॉलर की बीमा पॉलिसी थी। इसका मतलब था कि सरदार का जीवन शानदार अलगाव का एक अभ्यास था। उसने दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह बनाई थी, फिर भी वो निरंतर निम्न श्रेणी की सतर्कता की स्थिति में रहता था। उसके निजी कक्ष, सोलारियम, हालांकि बुर्ज के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर ढंग से सुसज्जित थे, फिर भी ठंडे, अंधेरे थे। छोटी, ऊंची खिड़कियां बाहर की दुनिया के दृश्य को सीमित करती थीं, जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिक सुरक्षा की भावना पैदा होती थी। आपका पूरा दैनिक जीवन सैन्य वास्तुकला द्वारा निर्देशित था। आपने संकीर्ण, अंधेरे गलियारों, चिकनी, असमान सीढ़ियों और सामान्य आर्द्रता को नेविगेट करना सीखा, जो हर चीज से चिपकी रहती थी। यहां तक कि महान हॉल, सामाजिक जीवन का केंद्र, एक ध्वनिक दुस्वप्न था, एक विशाल गूंजने वाला स्थान जिसने बातचीत को निगल लिया और जिसे गर्म करना लगभग असंभव था। फिर भी सरदार ने ये सब सहन किया। ये गर्मी और प्राकृतिक प्रकाश की कीमत पर खरीदी गई अंतिम स्थापत्य शक्ति का प्रदर्शन था। अध्याय 11, रोमन मोलभाव की सूक्ष्मता, द सटल्टी ऑफ रोमन नेगोशिएशन। आइए पूरी तरह से गियर बदलें और प्राचीन रोम की चकाचौंध भरी परिष्कार की ओर
800 साल और एक महाद्वीप दूर चलें। रोमन उच्च समाज के दिल में आपका स्वागत है। ट्राइक्लिनियम या औपचारिक भोजन कक्ष। जंगली भोग की छवियों को भूल जाइए। ये वो जगह है जहां साम्राज्य का वास्तविक काम होता है। शराब बह सकती है और संगीत बज सकता है, क्योंकि अभिजात वर्ग रेशम के कुशन पर लेटते हैं, लेकिन सतह के नीचे आपके मेहमान तीव्र राजनीतिक मोलभाव और सूक्ष्म सोची समझी बातचीत में लगे हुए हैं। भोजन करना रोमन घरेलू जीवन में परिभाषित अनुष्ठान था, जो अक्सर देर दोपहर से देर रात तक चलता था, जिससे ये सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए प्राथमिक रंगमंच बन जाता था। कमरा खुद ट्राइक्लिनियम, जिसका नाम 3 क्लिनाई या सोफों के लिए रखा गया है, अधिकतम दृश्यता और स्थिति प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया एक सावधानीपूर्वक मंचित वातावरण था। मेहमान आमतौर पर 9 से 20 लोगों की एक अंतरंग संख्या एक कम चौकोर मेज के चारों ओर व्यवस्थित इन घोड़े की नाल के आकार के सोफों पर अपनी बाईं ओर लेटेंगे, जबकि दास स्लेव्स रसोई से कई पाठ्यक्रम परोसते थे। आप सिर्फ बैठते नहीं थे, आप लेटते थे। एक मुद्रा जो आपकी अभिजात वर्ग की स्थिति और अवकाश का संकेत देती थी, ये साबित करती थी कि आपके पास ऐसी सुरुचिपूर्ण आलस्य का समर्थन करने के लिए समय और गुलाम थे। ये अंतरंग, स्थिर और विशेषाधिकार प्राप्त स्थान अक्सर विस्तृत चित्रों, मोज़ैक और जटिल परिप्रेक्ष्य दृश्यों से सजाया जाता था। लोकप्रिय विषयों में डायोनिस, वीनस या भोजन के स्थिर जीवन शामिल थे, जो सभी मालिक की प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रतिबिंबित करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। पूरे माहौल को सांस्कृतिक रूप से सार्वजनिक होने के लिए डिजाइन किया गया था, भले ही वह शारीरिक रूप से निजी हो। आप मेजबान के घर में थे, लेकिन आप अभी भी दर्शकों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। महत्वपूर्ण रूप से बैठने का क्रम निर्धारित था और यादृच्छिक नहीं था। मेहमानों को स्थिति और डोमिनस या मेजबान के लिए सापेक्ष निकटता में डिवीजनों पर जोर देने के लिए एक कठोर पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सोफे पर रखा जाना, विशेष रूप से सम्मान का स्थान या लोकस कंसुलरिस, आपकी राजनीतिक स्थिति और मेजबान के पक्ष की एक सार्वजनिक घोषणा थी। ये एक सार्वजनिक पदोन्नति या पदावंती थी। ये रात्रि भोज आपके पेट को भरने के बारे में नहीं था। ये राजनीतिक पूंजी हासिल करने या खोने के बारे में था। आपको लगातार सतर्क रहना पड़ा। अपने मेजबान की नवीनतम सैन्य जीत की सूक्ष्मता से प्रशंसा करना, मेज से अनुपस्थित एक प्रतिद्वंद्वी की सावधानीपूर्वक छिपी हुई आलोचनाएं पेश करना, यह सब सुनिश्चित करते हुए कि आपका अपना आचरण रोमन ग्रेविटास के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। बातचीत नियंत्रित अस्पष्टता की एक उत्कृष्ट कृति थी। आप अपनी राजनीतिक मांगों को बस जोर से नहीं बोल सकते थे, आपको उन्हें शराब के बारे में तारीफों या मनोरंजन के बारे में टिप्पणियों में बुनना पड़ा। मेजबान ने अपनी शहरीता और वैश्विक शक्ति को सूक्ष्मता से विज्ञापित करने के लिए भोजन और पेय का उपयोग किया। ये एक डिनर पार्टी थी जिसमें एक सेनेट बहस के समान ध्यान देने की आवश्यकता थी, एक ऐसी जगह जहां जुबान का एक आकस्मिक फिसलना आपके करियर को समाप्त कर सकता था। यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 12, शाही पागलपन की भव्यता, द ग्रैंड्योर ऑफ इंपीरियल इंसैनिटी। आइए रोमन दावत पर डायल को ऊपर करते हैं। सम्राट कैलिगुला की मेज पर खुद की कल्पना करें, जहां ऐश्वर्य, जीवन
और मृत्यु का मामला है। सोने की छतें और शराब से बहने वाले फव्वारे अत्यधिक विलासिता का एक दृश्य बनाते हैं, लेकिन हर दुर्लभ व्यंजन और हर गिलास सम्राट के दिव्य अधिकार और उसके प्रति आपकी पूर्ण अधीनता की एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध याद दिलाता है। कैलिगुला या कोई अन्य अत्याचारी सम्राट ने भोज का उपयोग अपने नए वैचारिक सिद्धांतों और शाही शक्ति को मजबूत करने और वैध बनाने के लिए एक मंच के रूप में किया। सरासर भारी अत्यधिक विलासिता एक जानबूझकर हथियारबंद विकल्प था, जो ये दर्शाता था कि सम्राट की पहुंच किसी भी सीनेटर या निजी नागरिक से कहीं ज्यादा संसाधनों तक थी। ये आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का एक कार्य था। मेनू में चौंकाने वाली दुर्लभताएं होंगी, व्यंजन जिन्हें चौंकाने और विस्मित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तीतर की जीभ, भूमध्य सागर के पार भेजे गए आयातित विदेशी समुद्री भोजन और ज्ञात दुनिया के सबसे दूर के कोनों से एकत्र मसालों के साथ तैयार सॉस के बारे में सोचे। सभी मेहमानों को भयभीत और अपर्याप्त दोनों महसूस कराने के लिए डिजाइन किए गए थे। पहले की पीढ़ियों ने जिसे अनैतिक विलासिता के रूप में देखा था, वो अब राजनीतिक रूप से आवश्यक हो गया था। सम्राट की ईश्वर जैसी स्थिति का एक प्रदर्शन। इस माहौल में आप बस भोजन का आनंद नहीं ले सकते थे। बोले गए हर शब्द, किए गए हर हाव भाव की जांच सम्राट और उसके आंतरिक चक्र द्वारा की जाती थी। तमाशे का आपका जबरन आनंद, नर्तक, गायक, अति शीर्ष सजावट और धन की सरासर मात्रा, आपकी वफादारी और अधीनता की एक सार्वजनिक अकाट्य स्वीकारोक्ति थी। आपका पूरी तरह से तैयार विदेशी ईल ठंडा होने के दौरान आपको सम्राट के नवीनतम दिव्य फरमान के बारे में एक लंबी आत्ममहान भाषण सहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। माहौल आतंक और जबरन आराधना का मिश्रण था। सरासर अस्थिरता आतंक का अंतिम स्पर्श थी। शाही दावत सम्राट की सनक पर अराजकता में उतर सकती थी। मेहमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता था, अजीब खेलों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता था, या अचानक पूरी तरह से मेज से हटा दिया जा सकता था। ये शाही शैली पर पदार्थ में अंतिम सबक है, जहां दिखावे और आज्ञाकारिता एकमात्र मुद्रा थी जो मायने रखती थी, और भोजन चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, डर जैसा लगता था। अध्याय 12 के विस्तार के लिए 500 प्लस शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 13, आतंक का रंगमंच, द थिएट्रिक्स ऑफ टेरर। रोमन भोज जल्दी से एक औपचारिक रात्रि भोज से एक जबरन नाटकीय प्रदर्शन में बदल सकता था। सम्राट नीरो की कल्पना करें, एक व्यक्ति जिसने खुद को दुनिया के सबसे महान कलाकार के रूप में देखा, एक कलाकार के रूप में कपड़े पहने अपने घबराए हुए कुलीन दर्शकों के सामने गा रहा था और वीणा बजा रहा था। शानदार भोज एक नाटकीय शो में बदल गया है, जहां तालियां बजाना अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। पारंपरिक रोमन अभिजात वर्ग के लिए कुलीन वर्ग के व्यक्ति अकेले सम्राट को छोड़ दें को एक सार्वजनिक मनोरंजनकर्ता के रूप में प्रकट होना पूरी तरह से अपमानजनक माना जाता था। नीरो के प्रदर्शन को गंभीरता और पुरुषत्व, ग्रावितास इन विर्तुस के पारंपरिक रोमन मूल्यों के लिए एक गहरा अपमान माना गया था। नीरो हालांकि पारंपरिक रोमन औचित्य की परवाह करने के लिए बहुत शानदार, आत्मग्रस्त और बहुत अत्याचारी था। उन्होंने अपने प्रदर्शन को ग्रीक प्रेरित संस्कृति का एक प्रदर्शन
और अपनी शक्ति की एक वैध अभिव्यक्ति के रूप में देखा, एक जानबूझकर बयान कि गणराज्य के पुराने तरीके मर चुके थे। वह अपनी कविता और वीणा बजाने के लिए सार्वजनिक खेलों में पुरस्कार जीतने से संतुष्ट नहीं थे। वह सीधे अपने कुलीन मेहमानों के लिए शो लाए, एक कैद प्रशंसनीय दर्शकों की मांग की। दर्शक की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। सम्राट के प्रदर्शन वफादारी और हिम्मत की एक बड़ी परीक्षा थे। आपको ढोंग करना पड़ा कि नीरो दुनिया ने कभी देखा सबसे महान प्रतिभा था। नीरो का प्रदर्शन एक उपहार नहीं था, ये एक आदेश था। इतिहासकार सुटोनियस उन लोगों के खातों को रिकॉर्ड करते हैं जो इतने हताश थे कि भागने के लिए वे अपनी मौत का नाटक करेंगे। गर्भवती महिलाओं ने कभी कभी शो के दौरान जन्म दिया क्योंकि उन्हें बहाना नहीं मिल सका। तालियां केवल विनम्र नहीं हो सकती थीं, उन्हें उत्साही, लंबे समय तक चलने वाली और आश्वस्त होना पड़ा। सम्राट की कलात्मक प्रतिभा के प्रति एक शारीरिक और मुखर प्रतिबद्धता, ऊबने या अप्रशंसात्मक के रूप में देखे जाने का राजनीतिक खतरा बर्बादी का एक तेज रास्ता था। आप वहां बैठते हैं, अस्तित्व के लिए आवश्यक तालियों की न्यूनतम स्वीकार्य मात्रा की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दर्दनाक उच्च दाव वाला राजनीतिक प्रदर्शन है जहां एक महत्वपूर्ण समीक्षा की कीमत आपका जीवन है, एक स्पष्ट और भयानक अनुस्मारक कि सम्राट की सनक एकमात्र कानून थी जो मायने रखती थी। पाचपस शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 14, पाप का ईसाई रूपक, द क्रिश्चियन एलेगोरी ऑफ सिन। साम्राज्य के शिखर के सदियों बाद के ईसाई लेखकों ने रोमन साम्राज्य के पतन को देखना शुरू कर दिया, जो पाप और नैतिक क्षय के एक शक्तिशाली रूपक का निर्माण करता था। एक नाटकीय पेंटिंग या साहित्यिक कार्य नशे में धुत सिनेटरों और एक ढहते नैतिक व्यवस्था को दिखा सकता है जो ऐतिहासिक दावतों को मूर्ति पूजक अतिरिक्तता के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी में बदल देता है। ये वो जगह है जहां जंगली, अनियंत्रित रोमन ऑर्जी की स्थायी छवि ने पश्चिमी कल्पना में अपना स्थायी घर पाया, इतिहास को एक नैतिकता नाटक में बदल दिया। इन बाद के ईसाई इतिहासकार और कलाकारों के लिए रोम का पतन मौलिक रूप से एक नैतिक घटना थी, न कि सिर्फ एक सैन्य। उन्होंने साम्राज्य को इस बात के अंतिम उदाहरण के रूप में देखा कि जब एक समाज धन, मूर्ति पूजा और असंयमित शारीरिक भोग से भ्रष्ट हो जाता है तो क्या होता है। संक्षेप में, ईसाई सद्गुण के बहुत विपरीत। रोमन अभिजात वर्ग की मौजूदा एक्स्ट्रावैगेंस को जब्त कर लिया गया और हथियारबंद किया गया। वास्तविक परिकलित राजनीतिक रात्रिभोज और धन के परिष्कृत प्रदर्शनों को कहीं अधिक चौंकाने वाला, सरल और आसानी से निंदनीय चीज में विकृत कर दिया गया। एक दुनिया जहां पेटूता, शराबखोरी और यौन पाप सर्वोच्च शासन करते थे। लेखकों ने ऐतिहासिक विवरणों को अतिरंजित किया, नैतिक पतन का एक ज्वलंत, लगभग कार्टूनिश झांकी बनाया। रोमन ट्राइक्लिनियम पहले से ही विलासिता और अभिजात वर्ग की शक्ति का एक प्रतीक, अंतिम मूर्ति पूजक पार्टी के लिए सेटिंग बन गया। एक ऐसा स्थान जहां अनुशासन और सद्गुण बस मौजूद नहीं थे। ये उभरते हुए ईसाई दुनिया के लिए एक स्पष्ट, शक्तिशाली और उपदेशात्मक उद्देश्य की सेवा करता था। ये पुराने मूर्ति पूजक तरीकों पर लौटने के खतरों के खिलाफ एक शक्तिशाली, आसानी से समझ में आने वाली चेतावनी थी। ये रोम के पतन के लिए एक साफ, संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश करता था। उन्होंने पाप किया, इसलिए वे इसके लायक थे।
क्यों आर्थिक पतन या सैन्य अतिविस्तार के सूक्ष्म ऐतिहासिक खातों को सुने जब आप एक मोटे नशे में धुत सीनेटर की एक सोने के कटोरे में उल्टी करते हुए एक पेंटिंग दिखा सकते हैं। ये ऐतिहासिक रीब्रांडिंग धार्मिक प्रचार की एक उत्कृष्ट कृति थी। ईसाई लेखकों ने सफलतापूर्वक रोमन दावत को एक रणनीतिक राजनीतिक सभा से सभी मूर्ति पूजक अतिरिक्तता के प्रतीक में पुनर्परिभाषित किया। रोमन दावत ईसाई लेखकों और कलाकारों के हाथों में एक भयावह सावधानी की कहानी बन गई जो सदियों तक गूंजती रही। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 15 शक्ति प्रदर्शन के रूप में रात्रि भोज, डिनर एज अ पावर फ्लेक्स। रोमन दावत अंततः एक जंगली पार्टी नहीं थी, बल्कि परिष्कार और शक्ति की एक अति औपचारिक अभिव्यक्ति थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी में चांदी के बर्तन चमकते थे, एक मेजबान अपने परिष्कार और वैश्विक शक्ति को सूक्ष्मता से विज्ञापित करने के लिए आयातित मसालों और महंगे व्यंजनों का उपयोग करता था। ये एक औपचारिक रोमन भोज था जो ट्राइक्लिनियम में सख्त, लगभग दम घोटने वाले शिष्टाचार के साथ सामने आ रहा था। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसे मालिक की प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। भोजन खुद इस शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्य वाहन था। मेजबान की प्रतिष्ठा ऐसे व्यंजन प्रदान करने की उसकी क्षमता पर टिकी हुई थी जो न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि दुर्लभ, विदेशी और निषेधात्मक रूप से महंगे भी थे, जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क तक उसकी पहुंच का संकेत देते थे। भारत से मसालों या अफ्रीका से विदेशी मांस या भूमध्य सागर के सबसे दूर के कोनों से दुर्लभ मछली की विशेषता वाला हर व्यंजन एक बयान था जो सूक्ष्मता से चिल्लाता था, मेरा धन आपके मुकाबले कहीं ज्यादा पहुंचता है। यह केवल स्वाद के बारे में नहीं था, ये रसद, नियंत्रण और आर्थिक प्रभुत्व के बारे में था। भोजन का चयन और तैयारी दोनों मेजबान के सांस्कृतिक परिष्कार और उसकी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा एक मेहमान को आमंत्रित करने का कार्य ही एक सावधानी पूर्वक विचारित सम्मान था। रोमन घरों में अक्सर कम से कम 2 ट्राइक्लिनिया होते थे। बड़े, अधिक सार्वजनिक पार्टियों के लिए एक ट्राइक्लिनियम मय्यस, बड़ा भोजन कक्ष और चुनिंदा मेहमानों के एक समूह के साथ अंतरंग समारोहों के लिए छोटे, अधिक विशेष वाले। छोटे, अधिक विस्तृत भोजन कक्ष में आमंत्रित किया जाना पक्ष और विश्वास का एक और भी बड़ा प्रतीक था। एक संकेत था कि आप वास्तव में मेजबान के आंतरिक निर्णय लेने वाले सर्कल का हिस्सा थे। माहौल नियंत्रित विलासिता का था, जबकि भोजन समृद्ध था और शराब स्वतंत्र रूप से बहती थी। कम वास्तविक नशे में धुत अराजकता थी, क्योंकि मेहमान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजनेता और क्लाइंट थे, जो अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे और प्रभाव के लिए कोण बना रहे थे। बातचीत सोची समझी थी, बैठने की व्यवस्था रणनीतिक थी और मेज के शिष्टाचार महत्वपूर्ण थे। कोई भी अश्लीलता, शिष्टाचार में कोई भी चूक ग्रेविटास की कमी का संकेत था और राजनीतिक रूप से हानिकारक हो सकता था। रोमन दावत सामाजिक चढ़ाई और रणनीतिक चापलूसी में एक 3 घंटे का सेमिनार था, जहां आप सूक्ष्मता से मेजबान के धन का न्याय कर रहे थे और वह खुले तौर पर आपकी वफादारी, परिष्कार और राजनीतिक उपयोगिता का न्याय कर रहा था।
आज 100+ शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 16, वाइकिंग का जीवित अभिलेखागार। आइए फिर से समुद्र पार करें, उत्तर की ओर, वाइकिंग्स की दुनिया में, जहां ठंडी हवा केवल नॉर्स लोगों की भयंकर निष्ठा से मेल खाती है। यहां कला का सबसे मूल्यवान टुकड़ा एक नक्काशीदार लकड़ी का अवशेष नहीं था, बल्कि आपकी पीठ पर की त्वचा थी। वोल्गा नदी के किनारे एक वाइकिंग महिला गहरे नीले और हरे निशानों के साथ गर्व से खड़ी है। उसके और उसके लोगों के लिए यह जटिल टैटू महज सजावट नहीं है, बल्कि उसके कुल, विश्वास और स्थायी पहचान का एक जीवित प्रमाण है। उसकी त्वचा एक पवित्र स्थान है। उसके पूरे जीवन, उसकी विरासत और नॉर्स ब्रह्मांड के साथ उसके संबंध का एक स्थायी, दृश्यमान अभिलेखागार। वाइकिंग युग में रून केवल एक वर्णमाला नहीं थे, वे शक्तिशाली प्रतीक थे जो शक्ति, सुरक्षा और ज्ञान जैसे अर्थ ले जाते थे। जब इन रूनों और प्रतीकों को शरीर पर स्थायी रूप से उकेरा जाता था, तो उन्हें पहनने वाले को उन गुणों के साथ संक्रमित करते हुए देखा जाता था। इस अभ्यास ने व्यक्ति की त्वचा को एक पोर्टेबल, व्यक्तिगत इतिहास में बदल दिया, जो शाब्दिक रूप से उनकी उपलब्धियों, उनके नुकसान और उनके पवित्र कनेक्शन को उनके साथ हर जगह ले जाता था जहां वे यात्रा करते थे। एक टैटू संबंध का एक शक्तिशाली बयान था, किसी के कुल और वंशावली का एक दृश्यमान पहचान करता। शरीर आध्यात्मिक कवच का एक रूप बन गया। इन निशानों से जुड़े गहरे नीले और हरे रंग शायद कालिक, जमीन के खनिज और पौधे के रंग द्रव्यों से प्राप्त होते थे। जब एक योद्धा या व्यापारी पर देखा जाता था, तो वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और डरावने होते थे। निशान सार्वजनिक रूप से पहनने वाले की स्थिति की घोषणा करते थे। शायद एक सम्मानित योद्धा, एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता या एक शक्तिशाली व्यापारी जिसने महाद्वीप में लंबी दूरी के व्यापार मार्गों की यात्रा की थी। टैटू की दृश्य प्रकृति हर नॉर्स व्यक्ति के लिए सुपाठ्य एक सामाजिक भाषा थी। एक वाइकिंग महिला के टैटू उसके विवाह, उसके पति की सफल यात्राओं, ओडिन, ज्ञान, कविता और युद्ध से जुड़ा, या थॉर, शारीरिक शक्ति और सुरक्षा से जुड़ा, जैसे एक विशिष्ट देवता के प्रति उसके व्यक्तिगत समर्पण का प्रतीक हो सकते थे। स्याही की सरासर स्थायित्व एक आध्यात्मिक कार्य था। यह एक व्यक्तिगत वादा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सीमित लिखित रिकॉर्ड वाली संस्कृति में शरीर आपकी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों को संग्रहित करने के लिए सबसे भरोसेमंद और निश्चित रूप से सबसे सार्वजनिक स्थान बन गया। यह एक दृश्य विरासत, आत्माओं के लिए एक गहरा संबंध और एक निरंतर दृश्यमान अनुस्मारक था कि आप वियर्ड या भाग्य के सामने आने वाले जाल में एक महत्वपूर्ण धागा थे। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 17, नक्काशीदार निष्ठा और अनंत यात्राएं। वाइकिंग टैटू की कला अक्सर सरल लेकिन गहन गांठदार डिजाइन, स्थायित्व और भक्ति का एक कार्य था। एक कांस्य सुई और कालिख वर्णक का उपयोग करके एक महिला के अग्रभाग पर उकेरा गया ये स्थायी निशान उसके परिवार की लंबी यात्राओं, उनके इतिहास
और एक दूसरे के प्रति उनकी अनंत निष्ठा का एक जीवित संग्रह के रूप में कार्य करता था। लोकप्रिय गांठदार डिजाइन अपनी अंतहीन आपस में बुनी हुई रेखाओं के साथ जीवन और भाग्य के आपस में जुड़े होने का प्रतीक थे, भाग्य का अपरिहार्य जाल। गांठदार काम का अंतहीन लूप अनंत निष्ठा और समय और नियति की निरंतर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था। एक साधारण खूबसूरती से बना हुआ पैटर्न दूसरों द्वारा एक जटिल कहानी के रूप में पढ़ा जा सकता था। गांठ में एक विशिष्ट मोड़ या एक कसकर कुंडलित सर्पिल व्यापार में परिवार की सफलता, उसके परिजनों द्वारा जीती गई एक विजयी लड़ाई, या मिकला गार्दर कॉन्स्टेंटिनोपल या वोल्गा के साथ पूर्वी व्यापार मार्गों जैसे दूर विदेशी भूमि की एक चुनौतीपूर्ण यात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता था। क्योंकि वाइकिंग समाज अत्यधिक मोबाइल था और विशाल दूरी तक फैला हुआ था, टैटू ने एक तत्काल गैर मौखिक आईडी के रूप में कार्य किया। जब एक वाइकिंग व्यापारी एक विदेशी बंदरगाह पर पहुंचा तो उनके निशान ने तुरंत उनकी पहचान, कुल और स्थिति को इस तरह से संप्रेषित किया कि भाषा या बदलते कपड़े नहीं कर सकते थे। टैटू के लिए स्थान का चुनाव भी गहरा अर्थपूर्ण था। इस महिला पर, जैसा कि आप देखते हैं, अग्रभाग पर एक प्रतीक रखना एक शक्तिशाली कार्य था। यह शरीर का एक हिस्सा था जो लगातार दृश्यमान था। यह दृश्यमान प्लेसमेंट सुनिश्चित करता था कि प्रतीक की शक्ति, चाहे वो समृद्धि, फेहू, शक्ति, उरुज या मार्गदर्शन हो, हमेशा सक्रिय और प्रदर्शन पर थी। टैटू बनवाने का कार्य एक जानबूझकर दर्दनाक अनुष्ठान था। व्यक्ति और उनके समुदाय, उनके इतिहास और उनकी नियति के बीच एक स्थायी दृश्यमान बंधन बनाने के लिए एक व्यक्तिगत बलिदान। दर्द को अनुष्ठान का हिस्सा माना जाता था, पहनने वाले की प्रतिबद्धता का प्रमाण और उत्कीर्ण किए जा रहे प्रतीक की पवित्र प्रकृति पर दिमाग केंद्रित करने का एक तरीका। 5 शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 18, रून का सुरक्षा कवच, द रूनिक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। एक वाइकिंग की त्वचा पर निशान सिर्फ पहचान के बारे में नहीं थे, वे आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में थे। एक महिला की कलाई पर करीब से देखें और आपको एल्गिज का रूनिक प्रतीक दिखाई दे सकता है, जिसका आकार एक ऊपर की ओर मुड़े हुए वाय जैसा होता है। यह निशान, जिसे अक्सर एल्क रून के रूप में जाना जाता है, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ढाल, शरीर के कवच का एक टुकड़ा था जो दुनिया के अनदेखे खतरों और दुर्भाग्य से सुरक्षा प्रदान करता था। वाइकिंग्स एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमा पतली थी, और वे पूरी तरह से मानते थे कि एक अदृश्य दुर्भावनापूर्ण शक्ति, एक अभिशाप या साधारण बुरा भाग्य, एक यात्रा, एक फसल या एक जीवन को बर्बाद कर सकता था। टैटू स्थायी रूप से बनाया गया एक प्रति जादू था। नॉर्स परंपरा ने सुरक्षा के लिए प्रतीकों की एक विशाल श्रृंखला को शामिल किया। प्रत्येक का एक विशिष्ट शक्तिशाली उद्देश्य था। एल्गिंस के अलावा अन्य सामान्य सुरक्षात्मक रूणों में उरुज शामिल थे, जो शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक थे। फिर थुरिसाज था, जो दिग्गजों की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक हो सकता था। आपको अक्सर एक बाइंड्रून दिखाई दे सकता है, जो एक एकल जटिल चिन्ह में एक साथ बुने गए कई रूणों का एक संयोजन है, जिसे निरंतर
बहुस्तरीय शक्ति और रक्षा के लिए कलाई या टखने पर पहना जाता था। अवधारणा सरल थी लेकिन गहरी। यदि लकड़ी और लोहे की एक भौतिक ढाल आपको तलवार से बचा सकती है, तो एक रूनिक प्रतीक, एक पवित्र ब्रह्मांडीय शिलालेख आपको बीमारी और प्रतिशोधी आत्माओं से बचा सकता था। इन रूनों को शरीर पर टैटू करना सक्रिय जादू का एक कार्य था, जो स्थायी रूप से अच्छे भाग्य को एम्बेड करता था। भय का हेलमेट, एगिस जलमुर, डर पैदा करने और पहनने वाले को साहस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक भयावह प्रतीक, या रूनिक कंपस, वेगविजिर, एक सुरक्षात्मक ताबीज, अक्सर कार्यात्मक स्थायी शरीर कवच के रूप में टैटू किए जाते थे। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, वे सक्रिय रक्षात्मक मंत्र थे, अच्छे भाग्य के लिए एक निरंतर दलील, सीधे आपके व्यक्तिगत अस्तित्व टूल किट में उकेरा गया था। यह विश्वास प्रणाली ने त्वचा को आध्यात्मिक कवच के एक कैनवस में बदल दिया, एक शत्रुतापूर्ण दुनिया के खिलाफ एक शक्तिशाली स्थायी रक्षा। अध्याय 18 के विस्तार के लिए 500 प्लस शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 19, सुई की रस्म, द रिचुअल ऑफ द नीडल। वाइकिंग टैटू बनवाने की प्रक्रिया एक साधारण नियुक्ति से कहीं ज्यादा थी। ये एक गहरी पवित्र रस्म थी। सम्मानित टैटू बनाने वाला अक्सर आधा मरहम लगाने वाला और आधा पुजारी होता था, जो सावधानी पूर्वक एक नुकीली हड्डी की सुई से त्वचा में वर्णक को थपथपाता था। ये रस्म सिर्फ कला के बारे में नहीं थी, ये शरीर और आत्मा को नॉर्स विश्वास के पवित्र चक्रों से बांधने के बारे में थी। औजार खुद रुकावट और दर्दनाक थे। नुकीली हड्डी की सुई या कांस्य उपकरण, जिनका उपयोग कालिक और वर्णक मिश्रण को त्वचा में थपथपाने के लिए किया जाता था, एक समय में एक सटीक थपथपाना दर्द प्रक्रिया का एक आंतरिक और आवश्यक हिस्सा था, एक व्यक्तिगत बलिदान जिसने परिणामी निशान को आध्यात्मिक शक्ति और अर्थ से भर दिया। टैटू बनाने वाला कोई महज कलाकार नहीं था, वे ज्ञान और आध्यात्मिक अधिकार का एक आंकड़ा थे, जो अक्सर सांसारिक दुनिया और नॉर्स देवताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए सही रूनों को सही क्रम में लगाया गया था। इस सावधानीपूर्वक पवित्र प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि निशान सिर्फ एक सजावट के बजाय एक सच्चा गलदरास्ताफुर, एक जादुई कर्मचारी था। समारोह में अक्सर नॉर्स देवताओं जैसे ओडिन और फ्रेया का सम्मान करने के लिए मंत्र या अनुष्ठानिक प्रथाएं शामिल होती थीं। टैटू का पूरा होना एक विशाल घटना थी, दिव्य के साथ एक स्थायी अनुबंध। ये आत्म परिभाषा का एक गहरा कार्य था। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर एक सच्चे नॉर्स आस्तिक के रूप में अपनी जगह को स्थायी रूप से सुरक्षित करने का एक तरीका। संस्कृति में स्थायी दर्दनाक टैटू सबसे अटूट शपथ थी जिसे कोई बना सकता था। मजूर 3 के विस्तार के लिए 500 प्लस शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 20, इलियरियन राजा का अवज्ञा। अब आइए प्राचीन दुनिया में वापस कदम रखें। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास एड्रियाटिक के धूप से सराबोर ऊबड़ खाबड़ तट पर हमारा ध्यान लाबियत्स के दुर्जय राजा जेंटियस पर पड़ता है, जो अपनी राजधानी स्कॉड्रा, आधुनिक स्कॉडर अल्बानिया में खड़े हैं,
जो भूमध्य सागर में सबसे शक्तिशाली इकाई रोम के खिलाफ अवज्ञा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जेंटियस इलियरियन साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र शासक थे और उनका मिशन भयंकर रूप से स्वतंत्र इलियरियन जनजातियों को एक एकल अनुशासित शक्ति में एकजुट करना था, जो रोमन गणराज्य की मंडराती अजेय छाया के खिलाफ एक ढाल बनाते थे। इलियरियन राज्य, जिसमें पश्चिमी बाल्कन शामिल थे, भौगोलिक और जातीय रूप से विविध था, जिससे एकता एक निरंतर संघर्ष बन गई। तटीय शहर पहले से ही रोम के साथ सहयोगी थे, जो उनकी सीमाओं पर रोमन गढ़ों के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा डालमाटिया और डोर्सी जैसी प्रमुख इलियरियन जनजातियों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे उनकी शक्ति का आधार कमजोर हो गया था। रोम पूरे इलियरियन तट को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता था और अक्सर इलियरियन गतिविधि को समुद्री डकैती के रूप में लेबल करता था। जेंटियस स्थिति की गंभीरता को समझते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें आंतरिक झगड़े को रोकना था और संगठित युद्ध में सक्षम एक एकल दुर्जय राज्य का निर्माण करना था। उनकी राजधानी स्क्वाड्रा इस हताश एकीकरण प्रयास का केंद्र बन गई। उन्होंने अपनी रणनीति के रूप में मैजेडोन के पर्सियस के साथ बाहरी गठबंधन सुरक्षित करने का प्रयास किया, ताकि रोमन प्रभाव के लिए एक प्रतिभार बनाया जा सके। ये एक उच्च दाव वाला जुआ था। ये अवज्ञा सिर्फ एक राजनीतिक रुख नहीं था, ये रोमन गणराज्य द्वारा पूरी तरह से निगल लिए जाने से एक संस्कृति को बचाने का एक अंतिम प्रयास था। उनकी चुनौती बहुत बड़ी थी। भयंकर व्यक्तिवादी तटीय हमलावरों के एक राष्ट्र को महान रोमन सेनाओं के खिलाफ खड़े होने में सक्षम एक एकजुट अनुशासित सेना में बदलना। यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 21, अपरिहार्य तूफान की तैयारी। इलियरियन राजधानी स्क्वाड्रा सतर्क गतिविधि का एक अड्डा है। तटीय छापों के जीवन काल से कठोर हुए योद्धा इकट्ठा होते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। लोहार टूटे हुए हथियारों को फिर से बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं और राजा जेंटियस अपने नाजुक गठबंधनों से अवगत होकर रोम के साथ एक अपरिहार्य क्रूर युद्ध के लिए अपनी नौसेना और सेना तैयार करता है। आसन संघर्ष तीसरा इलियरियन युद्ध 168 ईसा पूर्व था और जेंटियस ने पहले ही अपनी घातक प्रतिबद्धता बना ली थी। उन्होंने 169 ईसा पूर्व में सार्वजनिक रूप से रोम से मैजेडोन के पर्सियस में अपना गठबंधन बदल दिया। स्क्वाड्रा शहर इस हताश सैन्य तैयारी का एक केंद्र बिंदु बन गया। वहां इकट्ठा हुए योद्धा हालांकि अपने पारंपरिक तटीय छापेमारी जहाजों लैम्बी में भयंकर और प्रभावी थे, अब रोमन सेनाओं के अनुशासित बड़े पैमाने पर पैदल सेना का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। जेंटियस ने अपनी आक्रामकता को दुगना कर दिया। उन्होंने 2 रोमन दूतों लेगाटी को गिरफ्तार किया और रोमन सहयोगी शहरों पर हमला किया। हालांकि इलियरियन शक्ति, जो मुख्य रूप से उनकी नौसेना और उनकी छापेमारी दलों की गतिशीलता में निहित थी, भूमि पर सेना की प्रगति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जेंटियस को अपने बलों को समुद्री हमलावरों से स्क्वाड्रा जैसी एक निश्चित बड़ी स्थिति की रक्षा करने में सक्षम एक भूमि आधारित सेना में जल्दी से अनुकूलित करना पड़ा। हथियारों का निर्माण, आपूर्ति का भंडारण और स्क्वाड्रा में घेराबंदी बचावों का निर्माण एक तत्काल उन्मत्त प्रयास था, ताकि एक बचाव को मजबूत किया जा सके जो अंततः पूर्व में दूर एक सहयोगी के वादे पर निर्भर था। स्क्वाड्रा में ऊर्जा अवज्ञा, डर
और गंभीर दृढ़ संकल्प का एक मूर्त मिश्रण रही होगी। यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 23 घेराबंदी का भयानक अंत। रोमन सेनाएं अनुशासित और व्यवस्थित अंततः उतर चुकी हैं। इलियरियन गढ़ स्क्वाड्रा को घेर लिया है। इलियरियन तीरंदाज हताश होकर दीवारों से गोलीबारी करते हैं, लेकिन नदी काटती गई है और आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे घेराबंदी का भयानक अंत होता है। रोमन कमांडर एल एनिसियस गैलस ने युद्ध को क्रूर गति और विनाशकारी दक्षता के साथ चलाया। 161 ईसा पूर्व में सिर्फ 20 या 30 दिनों तक चले एक अभियान में जेंटियस को हरा दिया। स्क्वाड्रा की घेराबंदी रोमन सैन्य श्रेष्ठता और रणनीतिक धैर्य का एक पाठ्य पुस्तक प्रदर्शन था। गैलस ने गंदी महंगी ललाट हमलों पर निर्भर नहीं था। इसके बजाय उन्होंने नियंत्रण और क्षरण की क्लासिक रणनीति को नियोजित किया। शहर को घेरकर और इसकी आपूर्ति लाइनों को काटकर, विशेष रूप से महत्वपूर्ण नदी आपूर्ति से ताजे पानी तक पहुंच को काटकर, रोमनों ने बस भूख और प्यास के लिए भारी उठाने का इंतजार किया। रोमन इंजीनियर जलमार्गों को मोड़ने और एक किले को पूरी तरह से अलग करने के लिए परिसंचरण लाइनें बनाने में विशेषज्ञ थे। स्क्वाड्रा के अंदर स्थिति तेजी से बिगड़ गई। भोजन की आपूर्ति जल्दी से कम हो गई। मैसेडोनियन राहत की हताश आशा फीका पड़ गया। रोमन सेनाओं के अनुशासन और रोगी संगठन निर्णायक कारक साबित हुए। इलियरियन रक्षकों के मनोबल और शारीरिक शक्ति को कम कर दिया। इलियरियन पारंपरिक रूप से त्वरित छापेमारी के स्वामी एक लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी को बनाए रखने के लिए बस सुसज्जित नहीं थे। जेंटियस ने आत्मसमर्पण करने का असहनीय विकल्प चुना। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 24 गरिमापूर्ण आत्मसमर्पण। कुल हार का क्षण आता है, लेकिन गरिमा के बिना नहीं। अपने शाही वस्त्र पहने हुए राजा जेंटियस रोमन जनरल लूसियस एनिसियस गैलस के सामने अडिग संयम के साथ खड़ा है। एक गरिमापूर्ण हारा हुआ सम्राट अपनी तलवार और अपना राज्य पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर रहा है। आत्मसमर्पण राजनीतिक रंगमंच का अंतिम सबसे गंभीर टुकड़ा था। जेंटियस पराजित लेकिन स्पष्ट रूप से झुका नहीं। अपने विजेता का सामना करने के लिए स्क्वाड्रा से बाहर चला गया। गरिमापूर्ण आत्मसमर्पण का ये कार्य अपने लोगों के सम्मान को बनाए रखने और खुद और अपने परिवार के लिए एक बेहतर या कम से कम क्रूर भाग्य को सुरक्षित करने का एक हताश अंतिम प्रयास था। उन्होंने कोई दलील नहीं दी, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं की, लेकिन एक औपचारिक संयमित आत्मसमर्पण जिसने रोमन जीत को स्वीकार किया, जबकि अभी भी अपनी शाही स्थिति पर जोर दिया। ये एक शांत प्रदर्शन था कि इलियरियन राजा ने युद्ध खो दिया होगा, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत गौरव या साहस नहीं खोया था। ये कब्जा रोम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जेंटियस को फांसी नहीं दी गई थी। वो एक मूल्यवान पुरस्कार, एक जीवित ट्रॉफी था, जिसका सार्वजनिक अपमान किसी भी अन्य अवज्ञाकारी लोगों के लिए एक गहरा संदेश के रूप में काम करेगा। उनके आत्मसमर्पण ने स्वतंत्र इलियरियन राज्य के अंत को चिन्हित किया। रोमनों ने भविष्य में किसी भी एकीकृत प्रतिरोध को रोकने के लिए क्षेत्र को जल्दी से 3 प्रशासनिक डिवीजनों में विभाजित कर दिया। जेंटियस का राजा के रूप में अंतिम आधिकारिक कर्तव्य एक भयावह और गहरा अपमानजनक होगा। विजेता की सैन्य परेड में
एक तमाशे के रूप में जंजीरों में चलना। 500 प्लस शब्द यहां समाप्त हुए। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। अध्याय 25, अटूट आत्मा की विरासत, अ लेगेसी ऑफ अनब्रोकन स्पिरिट। राजा जेंटियस और उसके परिवार को रोम की सड़कों पर जंजीरों में परेड कराया जाता है, विजेता की विजय में एक जीवित ट्रॉफी। भीड़ आखिरी गिरे हुए इलियरियन रॉयल्टी के दृश्य पर जयकार और उपहास करती है। लूसियस एनीसियस गैलस की राजा जेंटियस और इलियरियनों पर विजय एक विशाल, दिनों तक चलने वाला तमाशा था, जिसे युद्ध की समाप्ति और गणतंत्र के प्रभुत्व के विस्तार का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पराजित राजा का दृश्य प्रतिरोध का प्रतीक, रोम के कुल प्रभुत्व का अंतिम भीतरी प्रमाण था। परेड के बाद जेंटियस को निर्वासित कर दिया गया और इतालवी शहर इगूवियम में नजरबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने शेष दिन बिताए। विजय का लक्ष्य इलियरियन राज्य की एक संप्रभु इकाई के रूप में स्मृति को पूरी तरह से मिटाना था। फिर भी सदियों बाद प्रतिरोध की भावना बनी रहती है। इलियरियन लोग, जिन्हें कभी खंडित जनजातियों के रूप में माना जाता था, को बस मिटाया नहीं गया था। वे भाग्य के एक ऐतिहासिक मोड़ में रोमन साम्राज्य के विशाल ताने बाने में एकीकृत हो गए थे। उनके वंशज पराजित राज्य की विरासत को विजेता के पद अनुक्रम के शीर्ष तक ले जाएंगे। वास्तव में भविष्य के रोमन सम्राटों की एक महत्वपूर्ण संख्या पूर्व इलियरियन भूमि से उभरेगी। डायोक्लिटियन, क्लॉडियस गॉथिकस और कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जैसे ये इलियरियन सम्राट अत्यधिक सक्षम, अक्सर दुर्जय शासक थे, जो अनुशासित रोमन सेना के रैंकों के माध्यम से उठे और सदियों बाद रोमन साम्राज्य को बचाने और नया आकार देने में सहायक थे। इलियरियन लोगों की भयंकर संस्कृति और स्वतंत्रता पहाड़ों में उकेरी गई और उनके गीतों में याद की गई। मरने से इनकार कर दिया। 168 ईसा पूर्व में जेंटियस की हार एक राज्य का अंत था, लेकिन लचीलेपन की एक विरासत की शुरुआत थी, जो अंततः उन्हें जीतने वाले बहुत ही साम्राज्य के खून में ले जाया जाएगा। गर्वित एकजुट जनजातियों की वंशावली कभी वास्तव में नहीं मरी। इसने विजेता की संरचना के भीतर एक नया, अधिक शक्तिशाली रूप ले लिया। प्रत्येक आगामी अध्याय के लिए भी इसी तरह का गहन विस्तार किया जाएगा। और इस तरह हम मध्ययुगीन महल के ठंडे अंधेरे पत्थर, रोमन दावत के तनावपूर्ण सोची समझी माहौल और इलियरियन राजा की पराजित गरिमा को छोड़ देते हैं। हमने देखा है कि वास्तविक शक्ति सिर्फ पत्थर के बारे में नहीं है। ये मिट्टी के ढेर या एक साधारण दक्षिणावर्त सीढ़ी के बारे में है। एक छोटा सा स्थापत्य मजाक जो आपको कीमती समय खरीदता है। हमने सीखा है कि एक वाइकिंग महिला का टैटू उसकी आत्मा और नियति का एक नक्शा था। उसकी त्वचा में उकेरी गई एक आध्यात्मिक ढाल जो हर यात्रा पर उसके साथ जाती थी। और हमने महसूस किया कि रोमन उच्च समाज एक पार्टी कम और एक घातक सोची समझी राजनीतिक संगोष्ठी ज्यादा था, जहां हर निवाला और हर घबराहट भरी तारीफ साम्राज्य के खेल में एक चाल थी। अतीत के लोगों के पास हमारे आराम नहीं थे, लेकिन उनके पास एक अटूट हठी सरलता थी। उन्होंने अपने डर को किले में बदल दिया, अपनी त्वचा को कला में और अपनी रात्रि भोज पार्टियों को उच्च दांव वाले रंगमंच में बदल दिया। तो आज रात
जब आप अपने साफ गर्म बिस्तर में जाते हैं तो शायद अपने पूर्वजों को धीरे से धन्यवाद कहें। इतिहास क्रूर और पूरी तरह से मांग करने वाला हो सकता है, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि लोग भयंकर रूप से लचीले, अनंत रूप से रचनात्मक हैं और हमेशा हमेशा आराम से कहीं ज्यादा बड़ी चीज से प्रेरित होते हैं। अच्छी तरह से आराम करें और मिट्टी के पहाड़ों और गरिमापूर्ण राजाओं के सपने देखें।